आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण का हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो साथियों, इस समय हम आपके सामने कक्षा 5वीं विषय गणित वार्षिक मूल्यांकन वर्षीट 2021-22 जो अभी जो कक्षा 5वीं की जो परीक्षा हुई थी, जिसमें जो प्रश्न आए हुए थे, उनके आज हम आपको आदर्श उत्तरों की जानकारी दे रहे हैं, जो आपके आगामी जो मूल्यांकन जो कापियों के होगा उसमें भी आपको ये PDF लाभदायक होगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। तो साथियों, सबसे पहले इसमें जो प्रश्न जो आए हुए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 10 तक के दिया गया है। तो 1 से 10 तक के हमारे जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आए हैं, उनके हमको आंसर देना है। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्न में से कौन सी संख्या 4044 है। इसका जो आंसर होगा हमारा बी 4044। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में से कौन सी संख्या का विस्तारित रूप 7000 धन 300 धन 7 है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा ए आएगा 7307। इस प्रकार से इसके आंसर को हम लिखेंगे। अब इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, 2745 को 9 से भाग देने पर कितना भागफल प्राप्त होगा। तो 2745 में जब हम 9 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 305। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4, 4/3 की समतुल्य भिन्न है। तो 4/3 के हमने यहाँ पे समतुल्य भिन्न बनाए हैं। 4/3 में हम अंश और हर में हमने 3 का गुणा किए हैं। इसमें 4 तिया 12, 3 तिया 9, 12/9 इसका आंसर आया। तो कहने का मतलब इसका जो आंसर आएगा हमारा ए 12/9। इस प्रकार से हम इसके आंसर को लिखेंगे। अब इसके बाद है इसमें प्रश्न नंबर 5, एक फूल में 5 पंखुड़ी थी, इनमें से एक पंखुड़ी गिर गई। तो गिरी हुई पंखुड़ी के दशमलव भिन्न में कैसे लिखेंगे। तो इसको हमको दशमलव भिन्न में लिखना है। तो एक फूल में कितनी पंखुड़ी थी, तो एक उसमें 5 पंखुड़ी थी, उसमें से एक गिर गई। कहने का मतलब 5 में से एक गिर गई, तो ये हमारा भिन्न बना 1/5। और 1/5, तो ये जो हर है 5, इसको हम 10 और 100 में परिवर्तित करेंगे। तो इसमें भी हम 2 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 2/10, जिसको हमने यहाँ पे हल करके आपको बताया है। और 2/10 को जब हम दशमलव में लिखेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 0.2। इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6, दशमलव भिन्न 0.75 को निरूपित करने वाली सामान्य भिन्न कौन सी है। तो हमको इसको सामान्य भिन्न में लिखना है। तो यहाँ 0.75 बटे दशमलव का 1 बाकी संख्या का 0, तो हमारा भिन्न बना कौन सा 75/100। 75/100 बना। इसको जब हमने 25 से काटे तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो हमारा भिन्न क्या बना, इसमें सामान्य भिन्न 3/4। तो इसका जो हमारा जो आंसर होगा ये सी 3/4 होगा। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, न्यून कोण की माप है। न्यून कोण की माप क्या है। न्यून कोण की माप यहाँ पे दिया है ए 90 अंश, बी 90 अंश से अधिक, सी 180 अंश और डी दिया है 90 अंश से कम। तो न्यून कोण की माप जो होती है 90 अंश से कम होती है। तो इसका डी उत्तर आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए पैटर्न की अगली आकृति कौन सी होगी। तो यहाँ पे आकृति दिया गया है कि त्रिभुज है, उसके ऊपर एक बिंदी बना है। इसके बाद यही त्रिभुज घूम गया तो इस तरफ इसकी बिंदी आ गई। इसके बाद इसकी बिंदी यहाँ नीचे आ गई। अब अगली आकृति क्या बनेगी। तो अगली आकृति इस प्रकार से बनेगी। अगली आकृति हमारी जो बनेगी त्रिभुज की, इस प्रकार की बनेगी और यहाँ पे बिंदी रहेगा। कहने का मतलब इसका जो डी जो आंसर है, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में लिखा हुआ है,
एक बर्तन में 5.750 लीटर दूध था, उस बर्तन में 2.50 लीटर दूध और डाल दिया गया, तो अब बर्तन में कुल कितना दूध है। तो हमने यहाँ पे इसको हल किए हैं। यहाँ पर हमने लिखे हैं 5.750 धन 2.500 और जोड़े हमने, तो हमारा आंसर आ गया 8.250 लीटर। तो कहने का मतलब ये है, इसका जो आंसर आएगा हमारा, ये आ जाएगा 8.250 लीटर। अब इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, पैटर्न। यहाँ पैटर्न दिया हुआ है। पैटर्न में आप देखेंगे कि पैटर्न ABC, फिर DEF, फिर GHI। ABC के बाद D से चालू हुआ है, फिर F के बाद G आता, तो यहाँ G से चालू हुआ है, तो GHI। अब J से चालू होगा तो अगली जो पद आएगा JKL आएगा। तो कहने का मतलब इसका जो आंसर आएगा हमारा, वो आ जाएगा CJKL। इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक के अति लघुत्तरी प्रश्नों की जानकारी दिए। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद की जो जानकारी है उसकी हम आपको जानकारी। अब इसके बाद है हमारा लघुत्तरी प्रश्न 11 से 20। तो इसमें हमको 10 प्रश्नों का उत्तर देना है जो लघुत्तरी प्रश्नों के अंतर्गत इसमें दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 11, निम्न संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो हमको कौन कौन संख्या को लिखना है? 778, 674, 596। ये हमने शब्दों में लिखे, 778, 674 और 596। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। अब है हमारा प्रश्न 12, 1656 को 8 से भाग देकर भागफल व शेषफल लिखिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। तो अब हमारा प्रश्न क्रमांक 12, 1656 में हमको 8 का भाग जब हमको देना है, तो इसमें भागफल भी बताना, शेषफल भी बताना है, और एक बात और पूछा, उत्तर की जांच करना है। तो सबसे पहले हम इसमें भाग कैसे देंगे, हम भाग की जानकारी आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 1656 में 8 का हमने भाग दिए, तो 8 दूनी 16, उसके बाद 5 उतारे तो 8 शून्य शून्य, उसके बाद 6 उतारे 56 हो गया। तो हमारा भागफल आ गया 207 और शेषफल आ गया हमारा 0। इस प्रकार से हम इसमें भाग देंगे। अब भाग देने के बाद हमको क्या करना है, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए हम बीजांक के द्वारा उत्तर की जांच करेंगे। जिस प्रकार से हमारी पुस्तक में उत्तर की जांच के बारे में जो दिया गया है बीजांक के द्वारा, तो हम बीजांक के द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं, उत्तर की जांच कैसे करते हैं, ये हम आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसके नीचे हम भाज्य हमारा है 1656, भाजक है 8, भागफल है 207 और शेषफल है 0। अब हम इनके बीजांक की गणना कर लेते हैं, और बीजांक के संबंध में हमने पहले आपके सामने 2-4 वीडियो प्रस्तुत किए हैं, आप उनको देख ले तो आपको बीजांक की पूरी जानकारी हो जाएगी। अब 1656 का हम जब बीजांक ज्ञात करेंगे, तो 1 धन 6 धन 5 धन 6, हम ये सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद हमारा आया 18, 18 को जोड़ेंगे तो हमारा अंतिम पद आया इसमें कितना, 9। तो कहने का मतलब कि इसका जो बीजांक आया 1656 का, वो आया 9। इसके बाद 8 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे क्योंकि ये इकाई में ही है। इसके बाद भागफल है हमारा 207, तो 207 को हमने 2 धन 0 धन 7 में जोड़े, तो ये आ गया हमारा 9। उसके बाद 0 है, तो इसका हम बीजांक ज्ञात नहीं करेंगे। अब हमने देखे कि हमारा 1 धन 8 का 9 बीजांक आया। उसके बाद भाजक गुणित भागफल है, इसको जब हमने गुणा किए तो ये आ गया 72। 72 आने के बाद हम 72 को भी जोड़ देंगे तो हमारा आ गया 9। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा भाजक को हमने जोड़े थे तो हमारा 9 आया था, और इसके बाद भाजक गुणित भागफल धन शेषफल के बीजांकों को जोड़े तो भी हमारा कितना आया, 9।
तो कहने का मतलब कि हमारा जो आंसर जो 207 आया ये सही है, क्योंकि इसके दोनों के जो बीजांक है इसके भी 9 है और इसके भी 9 है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 13। संख्या 925 भागित 5 धन 112 गुणित 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे। 925 में हमने 5 का भाग दिया तो 185 आया, और 112 में 3 का गुणा किए तो 336 आया। 185 और 336 को हम जोड़ेंगे तो हमारा आ गया 521। तो इसका उत्तर होगा 521। इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। अब है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। एक दर्शनीय स्थल में 100 सीढ़ियाँ हैं। मीनू 80 सीढ़ी तक पहुंच गई। कुल सीढ़ियों में से अब तक चढ़ी सीढ़ियों को भिन्न के रूप में लिखकर दशमलव में बदलिए। तो यहाँ पर एक दर्शनीय स्थल में 100 सीढ़ी है, तो हमने यहाँ पे लिखे कुल सीढ़ियाँ, तो हमने यहाँ लिखे 100, और मीनू द्वारा चढ़ी गई सीढ़ी कितनी है 80। तो 100 में से 80 सीढ़ी, अर्थात जब हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 80/100। इस प्रकार से हम लिख देंगे 80/100। और अब हमको इसको दशमलव रूप में लिखना है, तो यहाँ पे 80/100 में हमने इस शून्य से इस शून्य को कैंसिल कर दिए, तो हमारा आया 8/10। और 8/10 को जब हम दशमलव भिन्न में लिखेंगे तो उसका आ जाएगा हमारा 0.8 सीढ़ियाँ। और इस दशमलव के बारे में भी हमको कैसे हल करना है, तो 8th ग्रेड के जो हमने जो वीडियो डाले थे उसमें हमने आपको बताए थे कि किसी भी भिन्न का हर यदि हम 10 100 कर लें तो हम उसको किस प्रकार से हम भिन्न के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दे चुका हूँ। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भिन्न में लिखिए। तो हमको यहाँ पे भिन्न में लिखना है, और दशमलव संख्या हमको जो दिया गया है यहाँ पे पहली है 0.55, दूसरी है 7.75, तीसरी है 8.25। तो हमने इसको भिन्न के रूप में लिखा है, और सरलतम भिन्न के रूप में भी हमने इसको प्रदर्शित किया है। अब 0.55 को जब हम भिन्न के रूप में प्रदर्शित करेंगे, इसका भिन्न बन जाएगा हमारा 55/100, और 55/100 में हम जब 5 का भाग दे देंगे तो ये हमारा सरलतम भिन्न बनेगा 11/20। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, 7.75। 7.75 को हमने भिन्न के रूप में बनाए, ये बना हमारा 775/100, और जब हमने इसको 25 से काटे तो ये बना 31/4। इसके बाद तीसरा नंबर है हमारा 8.25, इसका भिन्न बनाया तो ये बना 825/100, और इसको भी हमने 25 से काटे तो ये बना 33/4। इस प्रकार से हमने दशमलव संख्या को भिन्न रूप में और सरलतम भिन्न रूप में कैसे बनाएंगे, इसलिए हमने यहाँ इसको आपको जानकारी दी है। अब हम देखते हैं प्रश्न, देखते हैं हम 16। प्रश्न 16 में दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षर लिखिए जिनमें एक सम्मित अक्ष जरूर हो। तो हमको ऐसे वर्णों को लिखना है इसमें कम से कम एक सम्मित अक्ष हो, और उसको बिंदुवार रेखा से दर्शाना भी है कि किस प्रकार से वो सम्मित अक्ष है। तो जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पर लिए हैं ए लिए हैं, तो इसको हमने यहाँ पर टूटी हुई रेखा से इस प्रकार से प्रदर्शित किया है 2 भाग में। तो इसमें हमने एक सम्मित अक्ष को हमने इसमें बताया है। उसके बाद दूसरा है हमारा क्या, बी है, तो बी को हमने क्षैतिज सम्मित अक्ष के रूप में प्रदर्शित किया है, और सी को भी हमने वैसे ही किया, ई को भी। और एच जो है हमारा, जो एच की जो हमारी जो आकृति जो बनी है, तो इसको हमने एक तो क्षैतिज सम्मित अक्ष के रूप में भी बताया है, और ऊर्ध्वाधर भी हमने इसमें बताया है। तो एच में हमारे 2 सम्मित अक्ष बनेंगे। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 16 को हल करेंगे। अब यहाँ पर हमको प्रश्न नंबर 17, निम्न आकृतियों के नेट जाल बनाइए।
अब यहाँ पे हमको सही मायने में इसका क्या बनाना है, नेट जाल बनाना है। नेट जाल का मतलब ये होता है कि कोई घन की आकृति नहीं बनाना हमको, बल्कि घन की आकृति को हम किस प्रकार से बनाएंगे। हम किसी भी समतल जगह में या समतल तल में या कागज़ को जब हम काटते हैं, काटने के बाद जो आकृति जो काट के जो बनती है उसको हम उसको नेट या जाल कहेंगे। उसके बाद उसको मोड़ने के बाद कोई भी घन और घनाभ या बेलन का रूप वो ले सकता है। जैसे हमने यहाँ पे घन को बनाने के लिए इसका नेट के बारे में हमने बताया है कि इसमें इसमें 6 सतह होती है और 6 हमारी वर्गाकार होती है, और जब हम इसको मोड़ेंगे तो एक ये घन की आकृति का रूप ले लेगा। इस प्रकार से ये एक घन की आकृति इसमें बन जाएगी। इस प्रकार से इसमें हम घन की आकृति को बना सकते हैं। इसके बाद है घनाभ। घनाभ की जो नेट जो बनता है, तो घनाभ में कम से कम 2 सतह जो होती है या 2 तल जो होते हैं इसके अलग होते हैं, और 4 तल एक से हो सकती है। जैसे कि हमने ये 1 2 3 4 ये हमने तल एक से लिए हैं, मगर इसके ये जो 2 तल है, एक और ये 2, ये अलग हैं। तो कहने का मतलब जब भी हम घनाभ का निर्माण यदि हम करेंगे तो उसमें निश्चित बात है कि उसमें भी 6 तल होते हैं, और 6 तल में कम से कम 2 तल जो उसके जो होंगे ये अलग नाप के होंगे, जब भी हमारा घनाभ का निर्माण होगा। घनाभ का निर्माण कभी भी आयताकार तल, पूरे आयताकार तल एक जैसे यदि हो, उससे कभी घनाभ का निर्माण नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पर उसको घनाभ को हम किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से हम उसको बनाएंगे। इसमें ये 1 2 3 4 ये 4 तल एक के जैसे हैं, मगर ये तल और ये तल इसका अलग है। अब इसके बाद बेलन। हमने यहाँ बेलन के बारे में यहाँ पे हमने आपको जानकारी बताई कि बेलन को बनाने के लिए इस प्रकार से जब हम इसको मोड़ेंगे तो ऊपर का ये वाला जो गोल भाग, ये गोल भाग हो जाए, एक दूसरे पे जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार की ये आकृति बन जाएगी। इस प्रकार से हमारा ये बेलन बनेगा। तो प्रश्न नंबर 17 जो है, क्योंकि ये अक्सर बच्चे लोगों ने गलती किए हैं कि यहाँ पे घन, घनाभ और बेलन की आकृति को बना दिया गया है, मगर हमको सही मायने में इस आकृति में इसके नेट की हमको जानकारी बताना है कि ये किस प्रकार से बनेगी। अब इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 18। एक बाल्टी में 20 लीटर पानी आता है। 500 मिलीलीटर वाले लोटे से बाल्टी पूरी भरने के लिए कितने लोटे पानी डालना होगा। ये सभी प्रश्न हमने पहले आपको बता चुके हैं और बहुत सारी जानकारी हमने पहले दे चुके हैं। इसको हम कैसे हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बाल्टी 20 लीटर पानी से भरती है, और यहाँ पर जो एक लोटे का माप दिया है वो 500 मिलीलीटर दिया है। तो हम इस 20 लीटर को सबसे पहले मिलीलीटर में परिवर्तित करेंगे, उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम यहाँ पे लिखे हल, और यहाँ हमने लगाया जबकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, इसलिए 20 लीटर बराबर 1000 गुणित 20, ये हो गया हमारा 20,000 मिलीलीटर। कहने का मतलब एक बाल्टी को भरने में 20,000 मिलीलीटर पानी लगेगा। 20 लीटर का यहाँ जो मतलब हुआ है वो हुआ है 20,000 मिलीलीटर, ये हो गया। इसके बाद 500 मिलीलीटर वाले लोटे से बाल्टी पूरी भर जाती है, तो कितने लोटे पानी लगेगा। तो इस 20,000 में हम 500 का भाग दे देंगे, तो 500 का जब हम भाग देंगे तो हमारा जाएगा 40 लोटा पानी। कहने का मतलब बाल्टी को भरने के लिए 40 लोटे पानी की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। इसके बाद है प्रश्न 19। एक छात्रा के गणवेश में 4 मीटर कपड़ा लगता है, तो 256 मीटर कपड़े के थान में कितनी छात्राओं की गणवेश बनेगी, इसकी हमको यहाँ जानकारी बताना है। तो यहाँ 4 मीटर में एक छात्रा का गणवेश बनता है,
तो हम यहाँ पे इसको एक एक नियम के अनुसार हल करेंगे। यहाँ पे हमने लिखे चूंकि 4 मीटर कपड़े में एक छात्रा की गणवेश बनेगी, इसलिए 1 मीटर कपड़े में कितनी बनेगी, तो 1/4 गणवेश बनेगी। इसके बाद 256 मीटर में 256 मीटर में कितनी ड्रेस बनेगी, तो 256 मीटर कपड़े में हम यहाँ लिखेंगे 1 × 256/4। इस प्रकार से हम लिखेंगे, ये 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। इसमें हम गुणा कर देंगे कितना, 256 का, और जब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 छींक 24 और 4 चौक 16। ये उत्तर आ जाएगा 64 छात्राओं की गणवेश इसमें बनेगी। 256 मीटर कपड़ा जो रहेगा उसमें 64 छात्राओं की गणवेश का निर्माण होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 20। संख्या 6 में 3 जोड़कर 8 से गुणा कर प्राप्त संख्या में 24 का भाग देने पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर बोला 6 में 3 जोड़कर, तो यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला है, तो जैसा उनने प्रश्न में हमको बोला है, प्रश्नकर्ता ने जैसा बोला वैसे ही करेंगे। हमने 6 में 3 जोड़े तो 9 आया, 9 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 72, और 72 में 24 का भाग देने पर हमारा आ जाएगा कितना, 3। अतः हमको संख्या 3 प्राप्त होगी। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। अब इसके बाद हमारा जो इसके बाद जो प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 21, और 21 से 24 तक के हमारे क्या है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। 21 से 24 में ये बड़े प्रश्न हैं, बड़े प्रश्नों के हिसाब से इसको हमको हल करना है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहला प्रश्न दिया है, संख्या 46,782 के सभी अंकों के स्थानीय मान लिखिए। तो हमने 46,782 के पहले 4 का स्थानीय मान हमने लिखे 40,000, फिर 6 का स्थानीय मान 6,000, 7 का स्थानीय मान 700, 8 का स्थानीय मान 80 और 2 का स्थानीय मान 2। इस प्रकार से हमने इसको दर्शाया है। अर्थात 46,782 बराबर 40,000 धन 600 धन 70 धन 80 धन 2। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब इसके बाद हमारा प्रश्न 22। प्रश्न 22 में दिया है, दी गई भिन्नों के समतुल्य 3 भिन्न लिखिए। तो हमको जो यहाँ पे भिन्न जो दिया गया है, इसके हमको 3 समतुल्य भिन्न लिखना है। तो प्रश्न 1 में हमको दिया है 3/2। 3/2 दिया है, तो हमने सबसे पहले 3/2 में 2 का गुणा किए, तो पहला भिन्न 6/4 बना। फिर 3/2 में हमने 3 का गुणा किए, तो दूसरा भिन्न हमारा 9/6 बना। फिर 3/2 में हमने 4 का गुणा किए, तो हमारा जो भिन्न बना वो 12/8 बना। इस प्रकार से 6/4, 9/6 और 12/8 इसके समतुल्य भिन्न बने। इसके बाद है 4/3। तो 4/3 में हमने पहले 2 का गुणा किए, तो हमारा भिन्न बना 8/6। फिर 4/3 में हमने 3 का गुणा किए, तो ये बना हमारा 12/9। और उसके बाद 4/3 में अंश और हर में हमने 4 का गुणा किए, तो हमारा भिन्न बना 16/12। इस प्रकार से 4/3 के हमारे जो 3 समतुल्य भिन्न बने, 8/6, 12/9 और 16/12। इसके बाद प्रश्न नंबर 3/4 के समतुल्य भिन्न बनाना। 3/4 में अंश और हर में हमने 2 का गुणा किए, तो हमारा पहला भिन्न बना 6/8। उसके बाद 3/4 में 3 का गुणा किए, तो 9/12। उसके बाद 3/4 में हमने 4 का गुणा किए, तो 12/16। इस प्रकार से 3/4 के समतुल्य भिन्न बने हमारे 6/8, 9/12 और 12/16। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब हमारा प्रश्न नंबर 23, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण को चित्र सहित परिभाषित कीजिए। तो चित्रों के द्वारा हमको इसको परिभाषित भी करना है। तो हमने हल एक समकोण, हमने समकोण की परिभाषा लिखी, वह कोण जिसकी माप 90 अंश होती है समकोण कहलाता है। और हमने यहाँ पे समकोण बनाया 90 अंश। हमने 90 अंश यहाँ पे उसको प्रदर्शित किया है, और फिर उसको हमने लिखा है कोण ABC बराबर 90 अंश एक समकोण है।
इस प्रकार से हम समकोण को चित्र सहित परिभाषित करेंगे। अब इसके बाद है हमारा क्या, न्यून कोण। न्यून कोण को हमने परिभाषित किए, वह कोण जिसकी माप 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम हो न्यून कोण कहलाता है। हमने न्यून कोण यहाँ पे 70 अंश का बनाए हैं, इसको हमने परिभाषित किए ABC, और यहाँ पे हमने लिखे कोण ABC बराबर 70 अंश एक न्यून कोण है। इस प्रकार से हम इसको परिभाषित करेंगे और चित्र के द्वारा बताएंगे। इसके बाद हमारा तीसरा नंबर का जो यहाँ पे जो जानकारी है वो है अधिक कोण की। तो अधिक कोण के बारे में हमने परिभाषा देंगे उसकी, वह कोण जिसकी माप 90 अंश से 180 अंश के बीच होती है अधिक कोण कहलाता है। और अधिक कोण हमने बनाए यहाँ पर 110 अंश का, और इसको हमने नामांकित किए हैं ABC। तो यहाँ पर हमने लिखे कोण ABC बराबर 110 अंश एक अधिक कोण है। इस प्रकार से हम समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण को परिभाषित करके इस प्रकार की जानकारी हम पूरी देंगे। अब इसके बाद हमारा ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न 24। राजू द्वारा रोशन किराना स्टोर से खरीदे गए सामान का विवरण निम्नानुसार है। तो हमको इसकी जानकारी जो यहाँ पे दी गई है, यहाँ क्रमांक, इसमें 4 सामग्री के बारे में लिखा हुआ है, आटा, चना दाल, रिफाइंड तेल और नमक। और यहाँ भाव प्रति किलो लिखा है, आटा 21 रुपये किलो, चना दाल 120 रुपये किलो, रिफाइंड 140 रुपये किलो और नमक है हमारा 18 रुपये प्रति किलो। ये हमको यहाँ जानकारी दे दिया है। और मात्रा, अब हम देखते हैं, आटा 21 रुपये प्रति किलो और मात्रा थी 10 किलो, तो 21 में हमने 10 का गुणा किए तो ये आ गया हमारा 210 रुपये। उसके बाद हमारी जो चना दाल है, चना दाल 120 रुपये किलो और हमने 2 किलो लिए, तो इसमें गुणा किए तो ये आ गया हमारा 240। इसके बाद रिफाइंड तेल हमारा 140 रुपये किलो है, इसको हमने 3 किलो लिए तो ये आ गया हमारा 420 रुपये। इसके बाद नमक है हमारा 18 रुपये 1 किलो, तो ये आ गया हमारा 18 रुपये। अब इसके बाद आटा, चना दाल, रिफाइंड तेल और नमक, इनको हमने सबको जोड़े 210, 240, 420, 18 को, तो हमारा आंसर आ गया 888 रुपये। तो इस प्रकार से हम इसके आंसर को लिखेंगे। तो साथियों, आज हमने आपको वार्षिक परीक्षा 2021-22 के आदर्श प्रश्नों की जानकारी दिए हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।